चैप्टर 6 के 1 मार्क्स के क्वेश्चन हमने देख लिए। अब हम सॉल्व करेंगे 2 मार्क्स के क्वेश्चन। थोड़ा सा वीडियो लंबा जाएगा, आप लोगों को बोर नहीं होना, एग्जाम आ गई है। चाय, कॉफी, दारू, गांजा जो लेना है लेकर बैठ जाओ, पढ़ाई पर पूरी करनी है। तो टोटल मैं आपको 2 मार्क्स के 12 क्वेश्चंस करवाऊंगा। मैं आपको कीवर्ड्स याद करवाता जाऊंगा, याद करते रहना, एग्जाम अच्छा जाएगा। चलो पहला क्वेश्चन क्या है, स्टेट द इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर। एक गुड लीडर की हमको इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज बतानी है। तो पहला जो मैंने लाइन लिखा हुआ है, अ गुड लीडर शुड हैव इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज, आपके क्वेश्चन से ही उतार के मैंने आंसर लिख दिया, आपका आंसर बड़ा हो जाएगा। आगे देखो, इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज इंक्लूड, एक लीडर के अंदर इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज होगी तो आपको कैसे पता चलेगा, उसको डिसीजन मेकिंग आना चाहिए, उसकी मेंटल एबिलिटी मतलब वो दिमाग से मजबूत होना चाहिए, उसके अंदर काम करने की क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, रीजनिंग मतलब लॉजिकल डिसीजंस ले सके, ग्रेस्पिंग पावर मतलब जो भी वो सुन रहा है देख रहा है उसके दिमाग में बस जाए। एक लीडर के अंदर कौन कौन सी इंटेलेक्चुअल क्वालिटी होनी चाहिए, वो डिसीजन अच्छे से ले सके, उसका बुद्धि स्ट्रांग होना चाहिए, उसके अंदर काम करने की क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, लॉजिकल डिसीजन ले सके यानी रीजनिंग होना चाहिए, उसकी ग्रेस्पिंग पावर भी स्ट्रांग होनी चाहिए। इसके अलावा क्या क्या स्किल होना चाहिए, तो वो कैलकुलेटिव स्किल होना चाहिए एक बिजनेसमैन के अंदर कि ये मैं रिस्क ले रहा हूँ, इतना इतना घाटा हो सकता है, इतना प्रॉफिट हो सकता है, तो कैलकुलेटिव स्किल। उसकी जो नॉलेज ऑफ इंटर रिलेशनशिप है, सबको एक करके रखे, वो अच्छी होनी चाहिए। ह्यूमन स्किल, सारे ह्यूमन को एक जगह एक काम के लिए इकट्ठा कर दे। तो ये जो स्किल होती है वो सब एक अच्छे गुड लीडर में होती है। बस लास्ट में मैंने वही लाइन लिख दी है, दिस इंटेलेक्चुअल स्किल एंड एबिलिटी शुड बी प्रेजेंट इन गुड लीडर। देखो सीधी सी भाषा में बताऊं तो एक गुड लीडर के अंदर डिसीजन मेकिंग पावर होनी चाहिए, उसकी बुद्धि स्ट्रांग होनी चाहिए मतलब मेंटल एबिलिटी, क्यूरियोसिटी होना चाहिए उसको काम करने की, लॉजिकल डिसीजन ले सके, उसकी ग्रेस्पिंग पावर स्ट्रांग होनी चाहिए, कैलकुलेटिव स्किल्स होनी चाहिए ताकि वो कैलकुलेट करके डिसीजंस ले सके, इंटर रिलेशनशिप वाले नॉलेज होने चाहिए मतलब कि ह्यूमन को जोड़ के रखे, और ह्यूमन स्किल होना चाहिए मतलब सारे लोगों को एक जगह पे ले आके काम निकलवा सके। तो ये सारी क्वालिटी है तो आप एक गुड लीडर हो। अगर ये सारी क्वालिटी नहीं है तो डेवलप करो, वरना आप एक गुड लीडर नहीं बन पाओगे। आगे देखते हैं, अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तो व्हाट इज द नीड फॉर सेल्फ एक्विजिशन। सेल्फ एक्विजिशन की नीड क्यों आती है, पहले यहाँ पे पढ़ो। जो सेल्फ एक्विजिशन नीड है, जब आपकी लोअर स्टेटस पूरी हो जाती है तब इंसान को चाहिए होता है। मतलब अगर मैं आपको बताऊं सीधी सी भाषा में, पहले आपका पेट भरने लगता है, उसके बाद आपको सेल्फ एक्विजिशन वाली चीजें चाहिए। अब वो क्या है समझ में आएगा। ईच पर्सन वॉन्ट टू गेट द टॉप पोजिशन, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि हर एक इंसान को टॉप पोजिशन पे जाना है। द पर्सन वॉन्ट टू बिकम द बेस्ट वे इन देयर फील्ड। देखो सीधी सी भाषा में बताऊं तो सेल्फ एक्विजिशन का मतलब है कि एक इंसान अपने फील्ड में बेस्ट बनना चाहता है और अपने फील्ड में टॉप पे आना चाहता है। जब उसकी लोअर नीड पूरी हो जाती है कि मतलब उसको रोटी कपड़ा मकान मिलने लगता है, उसको काम, उसको ऐसा डर खत्म हो गया कि उसका काम उससे छीनेगा नहीं, तो फिर कौन सी नीड आती है, सेल्फ एक्विजिशन की नीड। सेल्फ एक्विजिशन की नीड में उसको क्या चाहिए, अपने फील्ड में बेस्ट बनना है, अपने फील्ड में टॉप पोजीशन पे जाना है। जैसे एग्जांपल देखो तो सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के अंदर टॉप पे है और बेस्ट है, तबला बजाने में जाकिर हुसैन टॉप पे है और बेस्ट है। तो ये है आपकी सेल्फ एक्विजिशन का नीड का आंसर। आगे देखते हैं हम लोग, व्हाट डू यू मीन बाय इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, तो ऐसा कम्युनिकेशन जो फ्रेंडशिप से और जो एक इंसान दूसरे इंसान के साथ रिलेशन बना रहा है। क्या बोला मैंने, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कैसे बनता है, इंसानों की फ्रेंडशिप हो गई या उनका ह्यूमन रिलेशनशिप बन रहा है, मतलब कि वो बातें चीतें कर रहे होंगे, उनको एक दूसरे से बात करने में अच्छा लग रहा होगा, इससे अगर कोई भी कम्युनिकेशन हो रही है, इसी को हम लोग बोलते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। मैं अपने बिजनेस में काम करने आ रहा हूँ, मैं सब लोगों से बैठ के बातें कर रहा हूँ, मेरी उनसे दोस्ती हो गई, फिर मैंने उनसे बातें की कि कल रात में कैसा हुआ कि मैं क्रिकेट देख रहा था और आरसीबी वापस से हार गई क्योंकि विराट ने टीम अच्छी नहीं ली हुई है। तो ये सब मैं बातें अगर अपने एम्प्लॉय से कर रहा हूँ तो ये मेरी बातें जो हो रही है उनसे फ्रेंडशिप से हो रही है, मेरा उनके साथ उठना बैठना हो रहा है, इंटर रिलेशनशिप बन रही है, जिसकी वजह से हमारे बीच में बातें चल रही है, और इसी को बोला जाता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ये सिंपल सा होता है, मोर फ्लेक्सिबल होता है। सिंपल सा मतलब क्या, मेरा जिससे मन किया मैं उससे बात कर सकता हूँ, मैं जब चाहूँ तो किसी भी इंसान को बुला के बात कर सकता हूँ, मुझे उसकी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। तो सिंपल और फ्लेक्सिबल है ये कम्युनिकेशन सिस्टम। इट कैन बी डन ओरली और सिंबॉलिकली। ओरली मतलब मैंने मुंह से बता दिया, फिर मैंने बोल दिया कि यार चलना बाहर खाने जाते हैं, सिंबॉलिकली है ना, मैंने उसको बोल दिया चलो भाई खाने जाते हैं, और एक इंसान दूर बैठा है, मैंने उसको बोला, ये सिंबॉलिकली हो गया। तो ये जो कम्युनिकेशन होता है ये ओरली और सिंबॉलिकली भी हो सकता है। ये कैसे बनता है, इससे होता क्या है, कैसे बनता है वो तो आप जान गए।
कम्युनिकेशन प्रोवाइड कोऑर्डिनेशन एंड क्रेडिटेबिलिटी। इससे क्या होता है कि लोग जब फ्रेंडशिप करते हैं एक दूसरे से तो एक दूसरे को जानते हैं, जिसकी वजह से कोऑर्डिनेशन बनता है, और क्रेडिटेबिलिटी मतलब कि एक दूसरे के लिए ट्रस्ट बनता है। जैसे आप आर्मी में देखो तो आर्मी में सब कुछ फॉर्मल तरीके से होता है, बट जब एक सिपाही को गोली लगती है ना तो उसकी टीम उसको छोड़ के जाती नहीं है। क्यों? क्योंकि वो लोग के बीच में कोऑर्डिनेशन है और ट्रस्टनेस है। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन से ये सब फायदा भी होता है। तो यहाँ अब हम पढ़ने जा रहे हैं चौथा क्वेश्चन, गिव द मीनिंग ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप क्या है? तो यहाँ पे आंसर देखना, तो कहीं पे भी अगर ग्रुप के अंदर कोई वर्कर्स काम कर रहे हैं तो वहां पे लीडर की जरूरत होगी। ये लाइन मैंने लिख दिया, आंसर बड़ा हो जाए। उसके बाद कोई भी गोल अचीव करवाना हो तो लोगों के अंदर डिजायर पैदा करना पड़ता है। तो लोगों के अंदर डिजायर पैदा करना एक आर्ट और स्किल है। कोई भी काम करवाने के लिए लोगों के अंदर डिजायर पैदा करना पड़ता है। वो जो डिजायर पैदा कर लेता है वो भी एक आर्ट है, स्किल है, उसी इंसान को हम लीडर बोलते हैं। सपोज कर मुझे क्रिकेट खेलने जाना है तो क्रिकेट में कल जीतना है, ये मैं सबके अंदर डिजायर पैदा कर दूंगा। ये डिजायर जो मैंने पैदा करवाया ये आर्ट और स्किल है और मुझे कहा जाएगा लीडर। आगे देखो, अ लीडर प्रोवाइड गाइडेंस टू अचीव डिसाइडेड टारगेट, मोटिवेट टू अचीव गोल्स और फेथ। एक जो लीडर होगा ना, वो लीडर आपने जो टारगेट डिसाइड कर रहा है उसको अचीव करने में मदद करेगा, गोल को अचीव करने में आपको मोटिवेट करेगा और आपके अंदर विश्वास जगा देगा। आगे, लीडरशिप इज अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर अदर। एक लीडर मोटिवेशन होता है दूसरों के लिए, तो ये होता है लीडर। क्या याद रखना है? जहां पे भी ग्रुप काम करेगी वहां पे लीडर चाहिए। अपना काम करवाने के लिए किसी के अंदर आप डिजायर पैदा कर रहे हो, इसको बोला जाता है लीडर। लीडर क्या करता है? आपके गोल को अचीव करने में आपकी मदद करता है, आपको मोटिवेट रखता है और आपके अंदर विश्वास जगाता है। लास्ट में एक लीडर जो होता है वो सबके लिए मोटिवेशन होता है। आगे देखते हैं, Which activity are included in employee welfare activities and amenities? देखो, इसको समझने के लिए पहले ये समझो कि एमिनिटीज क्या होता है। तो यहाँ पर तीसरी लाइन देखो, वेलफेयर एक्टिविटी एंड एमिनिटीज इंक्लूड अ मेडिकल फैसिलिटी, कैंटीन, लाइब्रेरी, लीव विथ पे, स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट। इसको बहुत प्यार से समझना। अगर आप बीमार हो और आपकी कंपनी आपका बिल भर देती है तो ये किस में कहलाता है? एमिनिटीज में। आप कैंटीन में जाके खाना खा सकते हो फ्री में, आप लाइब्रेरी में बुक पढ़ सकते हो फ्री में, आप छुट्टी पे हो बट आपका पैसा नहीं कटेगा, लीव विथ पे, आपको स्पोर्ट्स की फैसिलिटी दी जाएगी, आपकी एंटरटेनमेंट की भी सुविधा देखी जाएगी। तो ये सब को क्या बोला जाता है? एमिनिटीज और वेलफेयर स्कीम। इसमें डायरेक्टली एम्प्लॉय का पैसा नहीं जा रहा होता है, कंपनी आपको फ्री में ये सब दे रही होती है, तो इसको बोला जाता है नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव। ये सब आपको खुश करने के लिए कंपनी आपके ऊपर पैसा खर्चा करती है, ये सब फैसिलिटी लेने के लिए आपको पैसा नहीं खर्चा करना पड़ता है, इसीलिए बोला जाता है इसको नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स। अगर ये सब हो रहा होगा तो जो एम्प्लॉय है वो इंस्पायर होगा और आपका काम करके देगा। अगर आप उसका वेलफेयर और एमिनिटीज फैसिलिटीज अच्छी दोगे तो एक एम्प्लॉय इंस्पायर होगा और आपको और अच्छे तरीके से काम करके देगा। तो यहाँ पे ये वाला आंसर भी आपका हो गया पूरा। सारे आंसर मैंने काफी आसान तरीके से बना के रखे हैं, जो मैं आपको टिक करवा रहा हूँ वो कीवर्ड्स नोटबुक में लिख लो तो आपको एग्जाम तक ये सब याद रहेगा। मेंशन मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। आप देख लेना डायग्राम और याद कर लेना, काफी आसान है, मैं इसको समझाने में आपका टाइम नहीं खराब करूंगा। आगे देखो, गिव द लिस्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग। ये आंसर को देखना, वैसे डायरेक्टिंग के 4 ही एलिमेंट होते हैं, सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप और कम्युनिकेशन। अगर इसको थोड़ा आसान भाषा में करूं तो डायरेक्शन देने के लिए आपको एक लीडर चाहिए, आपसे कोई बात करने वाला चाहिए, आपको कोई समझाने वाला चाहिए, काम बताने वाला चाहिए मतलब सुपरविजन, और आपको कोई मोटिवेट करने वाला चाहिए। तो डायरेक्टिंग के 4 एलिमेंट है। बाकी जो मैंने लिखा हुआ है वो आपके आंसर को बड़ा करने के लिए लिखा हुआ है। यहाँ पे मैंने डायरेक्टिंग की मीनिंग लिख दी है, जो आप देख लेना, आप याद कर लेना। डायरेक्टिंग इज डन बाय टेकिंग केयर ऑफ दिस एलिमेंट। डायरेक्टिंग कैसे होता है? ये 4 एलिमेंट को यूज करके, वही मैंने यहाँ पे लिख दिया हुआ है। These are the element on which directing is done. ये सारे एलिमेंट्स है जिसके ऊपर से डायरेक्टिंग की जाती है। ये जो मैंने आंसर लिखा है थोड़ा सा आपको फुद्दू जैसा लग सकता है, बट आपका आंसर एक ही लाइन का था, इसीलिए 3 लाइन एक्स्ट्रा मैंने इस तरीके से अरेंज करके आपको लिख के दी है। अब आगे देखो, गिव द मीनिंग ऑफ इंसेंटिव। इंसेंटिव को समझो, बिजनेस इंस्पायर देयर वर्कर। बिजनेस क्या करता है? अपने वर्कर्स को इंस्पायर करता है और उनके टैलेंट को मेंटेन करके रखता है और उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाना चाहता है। एक बिजनेसमैन क्या करना चाहते हैं कि वो वर्कर को इंस्पायर करके रखना चाहते हैं, उनके टैलेंट को मेंटेन करके रखना चाहते हैं और उनकी काबिलियत को हमेशा बढ़ाते रहना चाहते हैं। तो उसके लिए वो जो करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंसेंटिव। उसके लिए उनको इंस्पायर करने के लिए वो जो करते हैं हम लोग उसको क्या बोलते हैं? इंसेंटिव। अब यहाँ पे देखना, इंसेंटिव मीन समथिंग दैट टेंड टू अनकरेज। ऐसा कुछ करो जिससे आपका एम्प्लॉय अनकरेज रहे, एनर्जेटिक रहे, एंथुसियास्टिक रहे।
एंड इंसेंटिव इंक्रीज वर्कर इंटरेस्ट, अगर आप उसको इंसेंटिव दोगे तो वर्कर का इंटरेस्ट बढ़ेगा काम करने में। देयर आर टू टाइप ऑफ इंसेंटिव, एक पैसे वाला इंसेंटिव होता है, एक बिना पैसे के इंसेंटिव होता है। इंसेंटिव कितने टाइप के होते हैं? फाइनेंशियल इंसेंटिव एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। आसान भाषा में पैसा देके आप एम्प्लॉय को इंटरेस्टेड बना सकते हो, या बिना पैसा दिए हुए ऐसा कुछ करो जिससे वो काम में इंटरेस्ट लेने लग जाए। आप पैसा देके भी उसका इंटरेस्ट बढ़ा सकते हो, आप बिना पैसा दिए हुए भी उसका इंटरेस्ट बढ़ा सकते हो। तो इंसेंटिव दो तरीके का होता है, फाइनेंशियल इंसेंटिव एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। आगे, व्हाट इज को पार्टनरशिप? बहुत ध्यान से समझना, को पार्टनरशिप वन ऑफ द फाइनेंशियल इंसेंटिव। को पार्टनरशिप एक फाइनेंशियल इंसेंटिव है। अब कैसे क्या है वो आगे देखते हैं। व्हेन एन एम्प्लॉय इज टेकन एज अ पार्टनर इन ओनरशिप, आपने एक एम्प्लॉय को क्या कर दिया? अपना पार्टनर बना दिया, उसको मैनेजमेंट में बिठा दिया, उसको प्रॉफिट का हिस्सा देने लगे, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? को पार्टनरशिप। कब हम लोग को पार्टनरशिप वर्ड यूज करेंगे? आप अपने एक एम्प्लॉय को अपने बिजनेस के अंदर से प्रॉफिट शेयरिंग का हिस्सा दे रहे हो, मैनेजमेंट में बिठा रहे हो और उसको अपना पार्टनर बना रहे हो, तब हम लोग उस एम्प्लॉय के लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे? को पार्टनरशिप। ड्यू टू दिस इट बिकम इजी फॉर द ओनर टू इंक्रीज प्रोडक्शन। आपने एक नया पार्टनर बनाया तो आपके पास एक एक्स्ट्रा आदमी आएगा, उस एक्स्ट्रा आदमी की वजह से आपको बिजनेस में ग्रोथ मिलेगी, आपका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। वही लिखा हुआ है कि को पार्टनर बनाने से प्रोडक्शन इंक्रीज होता है। आगे देखो, इट ऑल्सो मेंटेन इंडस्ट्रियल पीस। एक इंसान बहुत सारा काम कर रहा था, अब आपने क्या किया कि दूसरा पार्टनर बना लिया, तो अब क्या होगा कि सारा काम टाइम पे होगा, जिसकी वजह से इंडस्ट्री के अंदर पीस बनेगा। इंडस्ट्री के अंदर पीस बनने का मतलब ये नहीं है कि मालिक अपने एम्प्लॉय को मारता था अब मारेगा नहीं, ऐसा नहीं है। एक ही मालिक बहुत सारा काम करता था, उसने क्या किया? को पार्टनर बना लिया, नया पार्टनर बना लिया। उससे क्या होगा कि अब दो लोग हो जाएंगे सारा काम संभालने के लिए, तो सारा काम टाइम पे होगा, जिसकी वजह से इंडस्ट्री के अंदर पीस बना रहेगा। तो इसी को बोला जाता है इंडस्ट्रियल पीस। अब आगे देखते हैं, स्टेट द ऑडियो विजुअल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। आपको बताना है ऑडियो विजुअल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कौन कौन से होते हैं। देयर आर डिफरेंट मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। जानबूझ के मैंने आपका आंसर बड़ा करने के लिए एक फुद्दू सी लाइन लिखी हुई है। ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन इज वन ऑफ द मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। ऑडियो वीडियो कम्युनिकेशन क्या है? एक तरीके का मेथड है किस चीज का? कम्युनिकेशन करने का। ये भी लाइन फुद्दू है बट आपका आंसर बड़ा हो रहा है। फिल्म, टेलीविजन, इंटरनेट, कंप्यूटर, वीडियो कैसेट, ये जो सारे हैं ना, ये आपके एग्जांपल है ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन के। आंसर ये मेन है, बट जो मैंने ऊपर लाइन लिखी है वो आपका आंसर बड़ा करने के लिए लिखी है। लास्ट में देखो, दिस आर इंक्लूडेड इन ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन। आंसर एक ही लाइन का था, बट मैंने फुद्दू सी लाइन लगा के आपका 2 मार्क्स का आंसर बना दिया। इस तरीके से आंसर बनाते हैं, तब आपको मार्क्स भी मिलेंगे, आपकी एनर्जी भी बचेगी। आगे, हाउ डज मोटिवेशन हेल्प टू रिड्यूस लेबर टर्नओवर रेट? सबसे पहले जानो कि लेबर टर्नओवर रेट क्या होता है, कि एक एम्प्लॉय आपकी कंपनी को कितने दिनों में छोड़ देता है, उसको बोला जाता है लेबर टर्नओवर रेट। सपोज करो आपकी कंपनी से 6 महीने में बहुत सारे एम्प्लॉय चले जाते हैं, तो ये आपका हो गया लेबर टर्नओवर रेट। एग्जांपल दिया है। आगे देखो, मोटिवेशन इज द इंटरनल फीलिंग विच एनकरेज अ पर्सन टू वर्क। अगर आप मोटिवेट करोगे ना, तो एक इंसान के अंदर से फीलिंग आएगी और वो आपका काम अच्छे से करके देगा। वही लिखा है मैंने पहली लाइन में। मोटिवेशन गिव इंटरनल सेटिस्फैक्शन टू द एम्प्लॉयज। मोटिवेशन की वजह से इंटरनल सेटिस्फैक्शन मिलती है, मतलब इंसान की आत्मा शांत रहती है। वर्कर गेट अ सैलरी बेस्ड ऑन वर्क। वर्कर को सैलरी कैसे मिलती है? उसके काम के हिसाब से। तो वो सेटिस्फाइड रहता है, वो मोटिवेट रहता है और वो आपके पास लंबे समय तक काम करता है। दिस रिजल्ट अ रिडक्शन इन द लेबर टर्नओवर रेट। आप मोटिवेशन दोगे तो इंसान की इंटरनल फीलिंग जागेगी और वो काम करेगा, उसको इंटरनल सेटिस्फेक्शन मिलेगी, तो वो आपके पास लंबे समय तक काम करेगा। वो जैसा काम कर रहा है उसके हिसाब से अगर उसको आप सैलरी दोगे तो वो सेटिस्फाइड रहेगा और आपके पास लंबा काम करेगा। तो इस तरीके से मोटिवेशन की वजह से लेबर टर्नओवर रेट डिक्रीज रहता है। आगे ये लास्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन फॉर्मल कम्युनिकेशन इन शॉर्ट। कम्युनिकेशन डिपेंड ऑन एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, रूल्स एंड रेगुलेशन। कोई भी कम्युनिकेशन एक ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के हिसाब से, रूल्स एंड रेगुलेशन से बनाया गया है, उसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन। क्या क्या याद रखना है? कोई भी कम्युनिकेशन आपके ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर से, रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से बना है, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन इज कम्युनिकेशन इम्प्लीमेंटेड टू अचीव एन ऑब्जेक्टिव। हमारे बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो कम्युनिकेशन सिस्टम बनाया जाता है, हम लोग उसको बोलते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन। क्या क्या याद रखना है? कोई भी कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर पे, रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से बना हुआ है, आपके गोल को अचीव करने के लिए वो कम्युनिकेशन सिस्टम बनाया गया है, तो हम लोग उसको बोलेंगे फॉर्मल कम्युनिकेशन।
दिस कम्युनिकेशन इज लिंक बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट। सुपीरियर और सबऑर्डिनेट को जोड़ने के लिए बनाया जाता है कि एक मैनेजर अपने मालिक से कैसे बात करेगा, एक सुपरवाइजर अपने मैनेजर से कैसे बात करेगा। ये लोगों को कनेक्ट करने के लिए जो हम कम्युनिकेशन सिस्टम बनाते हैं उसको बोला जाता है सुपीरियर और सबऑर्डिनेट का कम्युनिकेशन सिस्टम, जिसका बड़ा नाम होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन इज जनरली डन इन रिटर्न। कोई भी बकैती वाली चीजें नहीं होंगी इसमें, सब कुछ लिखित में होगा, रिटर्न में होगा। जो भी कम्युनिकेशन सिस्टम रिटर्न में है उसको हम लोग बोलेंगे फॉर्मल कम्युनिकेशन। दिस कम्युनिकेशन इज क्लियर, इजी टू अंडरस्टैंड। क्लियर होना चाहिए और इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए, वरना किसी को समझ में आएगा नहीं तो बेकार जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आपको टोटल चैप्टर 6 के 2 मार्क्स के 12 क्वेश्चंस करवा दिए हैं। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया है बट आप पढ़ लेना, क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। आपको बोर मारता था, आपको समझ में नहीं आता था, तो मैंने बहुत आसान तरीके से आपको नोट्स बना के दे दिया। याद करवाने के लिए कीवर्ड्स भी अंडरलाइन करवा दी। अभी भी कोई डाउट लगता है तो मुझे कमेंट करना, मैं इससे भी आसान तरीके से आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा।